हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर के अंदर दोस्तों हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट की एपेलेट जुरिसडिक्शन के बारे में। जो हाई कोर्ट है, इट इज प्राइमरीली अ कोर्ट ऑफ अपील, ये हम जानते हैं। लेकिन क्या ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है? नो। हाईएस्ट कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट। ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है हाई कोर्ट? नहीं। है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, लेकिन बोलो है तो उसके आगे बोलो ऑफ स्टेट। ठीक है, चलिए पूरी बात सुना करो, एकदम से नोट्स नहीं काटने अपने, ठीक है? तो हाई कोर्ट इज प्राइमरली अ कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है, एंड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ऑफ स्टेट। ठाकुरन ये क्या करता है, जैसे नाम में ही पता लग रहा है कि एपेलेट जुरिसडिक्शन, ये किसी ना किसी एक अपील या किसी ना किसी एक प्रकार की रिक्वेस्ट के साथ ये वर्ड एसोसिएटेड है। इट हियर्स अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो कि उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर फंक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है ना ये तो, कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो भी जजमेंट दी उसका सुन सकता है ये अपने पास बुलाकर उन केसेस को। हाई कोर्ट की एपेलेट जुरिसडिक्शन है सिविल मैटर्स के अंदर भी और क्रिमिनल मैटर्स के अंदर भी। अब ये वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि ये जो क्रिमिनल मैटर्स के अंदर जो जुरिसडिक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट से छीन ली गई थी कि हाई कोर्ट जो है वो क्रिमिनल मैटर्स को नहीं सुन सकता, लेकिन वो वाली बात सिर्फ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में थी। किसी दूसरे ब्रैकेट ऑफ पावर के अंदर हाई कोर्ट क्रिमिनल मैटर्स को सुन सकता है, बिल्कुल सुन सकता है। क्यों नहीं सुनेगा भाई? वो उसको हम लोग कहते हैं एपेलेट जुरिसडिक्शन। देख रहे हो सुगंधा, सिर्फ हल्का सा टर्म का फर्क है। एंड ठकुराइन कैसे पूरी की पूरी ये जो कंसेप्ट है इसको हमें दिमाग से पूरा का पूरा उड़ा सकता है यूपीएससी। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत? हाँ सर, सही। हाई कोर्ट के पास बेस में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, ये सही है? नो नो सर। क्रिमिनल मैटर्स में नहीं है, ठीक है, हो गई ना गलती। हाई कोर्ट के पास एपेलेट जुरिसडिक्शन है इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। आप लोग कीवर्ड्स में, आप कीवर्ड्स इनको क्यों समझते हो सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को? आप आगे पीछे तो देखो कि क्या लिखा हुआ है। वो घुमाएगा सिर्फ इसी बात पे यूपीएससी कि एपेलेट जुरिसडिक्शन या फिर ओरिजिनल। हाँ, क्या बोल रहे हो इसमें? सर जैसे कि हमने पढ़ा कि वो क्या क्या कोर्ट तक ही सर वो लिमिटेड, अगर वो क्वेश्चन का आएगा कि हाई कोर्ट तो हम तो वहाँ हाँ, पे ये नहीं भी, रुकेंगे ना। नहीं नहीं, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आपका ठीक है कि ये जो सिविल जुरिसडिक्शन भी है, यहाँ पर था ना, कहाँ गया? हाँ, जो सिविल जुरिसडिक्शन भी है ओरिजिनल, सॉरी, सिविल मैटर्स के केस में जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन भी है जो हाई कोर्ट की, वो सिर्फ 4 ही हाई कोर्ट तक सीमित है। लेकिन ये चीज़ सही है कि गलत है, बताओ? बिल्कुल सही है, बिकॉज इन केसेस ऑफ हायर वैल्यू यहाँ पर ये सिविल जुरिसडिक्शन को भी देख सकते हैं। वैसे एक बात बता दूं मैं इसमें, श्रेया, सब लोगों को, ये पावर जो सिविल जुरिसडिक्शन वाली है ना, ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन वाली, ये हाई कोर्ट को मिलनी भी नहीं थी। सिर्फ 4 हाई कोर्ट को मिल रखी है, और वो भी इन केसेस ऑफ हायर वैल्यू। कंडीशन यही है, यही कंडीशन है इन केसेस ऑफ हायर वैल्यू वाली। बिल्कुल सही बोला आपने इसमें, ठीक है। जितना पढ़ते जाओगे उतनी एनालिसिस स्ट्रांग होती जाएगी। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ूँ मैं? इसकी एपेलेट जुरिसडिक्शन लेकिन दोनों केसेस के अंदर है, एंड कोई भी किंतु परंतु है कि यही वाला हाई कोर्ट देख सकता है इसको और कोई और दूसरा हाई कोर्ट देखेगा। यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन है क्या सिविल मैटर्स के अंदर या क्रिमिनल मैटर्स के अंदर? नहीं। तो जो एपेलेट जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की, इट इज वाइडर देन इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। क्यों? कैसे इस लाइन को प्रूव करना जरा? इस लाइन को प्रूव करो कि जो एपेलेट जुरिसडिक्शन है यहाँ पर, हाँ, एपेलेट जुरिसडिक्शन जो है हाई कोर्ट की, इट इज वाइडर देन इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। वेरी गुड,
जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर हाई कोर्ट सिर्फ सिविल मैटर्स को सुन सकता था, एंड वो भी हायर केसेस के अंदर सिर्फ 4 हाई कोर्ट्स को ये पावर दे रखी थी, एंड नो क्रिमिनल मैटर्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, विदाउट एक्सटेंडिंग इट्स अथॉरिटी टू अ लिमिटेड हाई कोर्ट, यहाँ पर दोनों सिविल मैटर्स प्लस क्रिमिनल मैटर्स, इनको अनलिमिटेड रेंज तक सुन सकता है हाई कोर्ट, इसके ऊपर जजमेंट दे सकता है, राइट। अब अगर ये बार बार हमसे इतना बोल रहे हैं सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स, तो एक बार ही देख लेते हैं जो सिविल एपिलेट जुरिस्डिक्शन है। देख रहे हो पूरा का पूरा नाम चेंज कैसे होता है। अगर यहाँ पर मैं वर्ड लगा देता सिविल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो वहाँ पर क्या होता है कि सभी हाई कोर्ट नहीं देख सकते हैं। कौन से 4 हाई कोर्ट, वो भी व्हेन इट कम्स टू केसेस ऑफ हायर वैल्यू, कौन कौन से? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। अब ये सुनो क्या है ये, फर्स्ट अपील्स फ्रॉम द ऑर्डर्स, मतलब पहला जो सिविल एपिलेट जुरिस्डिक्शन है पहला ही है, अपील जो होती है फ्रॉम द ऑर्डर्स एंड जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट। यहां पर अगर आपको इनके अगेंस्ट अपील में जाना है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो ऑन बोथ क्वेश्चंस ऑफ लॉ एंड फैक्ट इफ द अमाउंट एक्सीड्स द स्टिपुलेटेड लिमिट, यानी कि जिस भी समय के अंतर्गत विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को जो केसेस सॉल्व करने थे, अगर वो नहीं हो रहे हैं या उनकी कोई जजमेंट आ भी गई है, तो आप तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो डायरेक्टली। उस केस के अंदर देयर शुड बी एन एलिमेंट रिगार्डिंग द क्वेश्चनिंग ऑफ लॉ एंड फैक्ट। और आपको ये भी चीज पता है ना कि सबऑर्डिनेट कोर्ट या बेसिकली बहुत छोटे छोटे अगर कोई केसेस होंगे तो अल्टीमेटली कोर्ट ही परमिशन देता है, नीचे से नीचे लेवल का जो कोर्ट होगा, कि वेदर द केस इज फिट फॉर अपीलिंग इन हायर कोर्ट्स और नॉट, राइट। उसके बाद सेकंड सिविल एपिलेट जुरिस्डिक्शन, अपील्स फ्रॉम द ऑर्डर एंड जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट, इट लाइज टू द हाई कोर्ट इन केसेस इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली एंड नॉट क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट। यार एक बात बताओ ना, जब इसने दोनों चीजें यहां पर लिख दी थी लॉ एंड फैक्ट, ठीक है, तो यहां पर ऑब्वियसली बात है केसेस इन्वॉल्विंग लॉ ओनली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, हाई कोर्ट के अंदर तो वो तब भी केस जा सकता है। लॉ एंड फैक्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो एक तो होता है कि कानूनी तरीके से इंटरप्रेट इसको गलत कर रखा है, आप जाके हाई कोर्ट में बोलो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के फैसले से हम लोग खुश नहीं है, सर जी शायद से उनको इतना कानून नहीं आता, आप एक बार इंटरप्रेट करो इस चीज को। फैक्ट मतलब ये है कि केस के अंदर कुछ चीजें छुप रही थी जो कि सामने नहीं आ रही थी और केस आपके अगेंस्ट जा रहा था, जबकि आप बेगुनाह हो, बाद में वो फैक्ट निकल कर आए, तो ये हो सकता है कि केस जिस लाइन में जा रहा था वो टर्न हो जाए पूरा का पूरा। समझ गए? नहीं, जजमेंट की बात नहीं है, मतलब बेसिकली क्या है, अपील तो दोनों के अंदर है। देखो अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स एंड जजमेंट ऑफ द, दोनों के अंदर दिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह ने। यहां पर बेसिकली बात क्या है, इट इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ द लॉ एंड फैक्ट बोथ, यहां पर लॉ ओनली, ठीक है। जब दोनों टर्म साथ में आ गए लॉ एंड फैक्ट ओनली, तो ये वाला पॉइंट तो वैसे ही वैलिड है ना, ये इनको लिखने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए लिखना ही नहीं चाहिए था। लॉ ओनली क्या होता है, लॉ एंड फैक्ट अगर दोनों होंगे तब भी तो चला जाएगा, है ना। एंड देखो ये वाली बात ना साथ में इसलिए लिखी जाती है लॉ एंड फैक्ट, क्योंकि बात हमेशा सिर्फ संविधान की, लैंग्वेज की या केस की इंटरप्रिटेशन की नहीं होती है, हर केस के साथ जुड़े हुए फैक्ट्स होते हैं जो कि हो सकता है कि आज सामने आ जाए या 20 साल के बाद सामने आए, ठीक है। उसके बाद जैसे एविडेंस बेसिकली, हाँ यही है, क्योंकि आप देखो कभी कभार कोई बेगुनाह जो होता है वो जेल चला गया कैसे भी करके, क्योंकि वो अपने आप को बचा नहीं पाया, डिफेंड नहीं कर पाया, बाद में केसेस का खुलासा हुआ, कोर्ट सॉरी बोल देता है, सरकार से मुआवजा दिला देता है। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट्स
दे हैव प्रोविजंस फॉर इंट्रा कोर्ट अपील्स। इंट्रा कोर्ट अपील का मतलब क्या है? इंट्रा और इंटर का मतलब क्या होता है? सेम आप उसी कोर्ट के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है। व्हेन अ सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड अ केस, एक जज ने, मतलब यहां पर सिंगल जज लिखा हुआ है तो मैं क्या कहूंगा, कितने जजेस की बेंच बनी जुडिशियल बेंच? एक ही। ईदर अंडर द ओरिजिनल और द एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट व्हेन अ सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड अ केस। तो जो अपील है फ्रॉम सच अ डिसीजन इट लाइज टू द डिवीजन बेंच ऑफ द सेम हाई कोर्ट। अब यानी कि मतलब क्या है, एक सिंगल जज ने, एक हाई कोर्ट का था, वो फैसला सुनाती है, देख रहे हो। अब यहाँ पर छोटा कोर्ट नहीं है, सिविल मैटर्स के अंदर हम ये पढ़े कि हाई कोर्ट के एक जज ने, सिंगल जज बेंच थी, आपका केस डिसाइड कर दिया। आप सेम हाई कोर्ट में एक अपील फाइल कर सकते हो कि सर जी एक दूसरा डिवीजन बेंच बना दो, एंड अगर हो सके तो उसमें एक से ज्यादा जज रख देना, क्योंकि एक जज तो बायस भी हो सकता है, दो चार के पांच के दिमाग कम से कम चलेंगे तो वो मेरे केस को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। समझ गए? यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये एक प्रकार से रिव्यू ही है, हाई कोर्ट के लिए रिव्यू है, लेकिन जो पर्सन है जिसके खिलाफ केस गया है उसके लिए फ्रेश अपील है। इसके अंदर कैच क्या है, एक ही उसी हाई कोर्ट के जज ने एक डिसीजन दिया था, एंड उसी हाई कोर्ट के अंदर हम जाकर एक अपील फाइल कर रहे हैं कि सर जी आपके ही जज ने, एक सिंगल जज ने सिंगल जज बेंच बनाकर एक डिसीजन दिया, मैं उस डिसीजन से खुश नहीं हूं, मैं आपको अपील करता हूं आप मेरा केस अपने ही हाई कोर्ट के अंतर्गत दूसरे जजेस की बेंच को सौंप दो। अब उसके अंदर चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो, वो आप मेरे केस को देखते हुए डिसाइड कर लो। जब आप इस प्रकार की अपील करते हो ना हाई कोर्ट के अंदर, मैं आपको बता देता हूं होता क्या, जर्नली फिक्स तो कुछ भी नहीं है, जर्नली वो ये देखते हैं कि पर्सन ने अपील इसलिए करी क्योंकि एक सिंगल जज बेंच बनी हुई थी। अब हम किसी और पर्सन को देंगे तो हो सकता है कि वो भी बायस हो जाए, फिर पर्सन दोबारा आएगा, फिर वो तीसरे पे जाएगा। तो जब भी आप एक ऐसी अपील फाइल करते हो, सिंगल जज ने जब एक ऑर्डर दे दिया था, आप उनके अगेंस्ट आकर एक अपील फाइल कर रहे हो, मतलब अगेंस्ट में क्या मतलब फ्रेश अपील फाइल कर रहे हो हाई कोर्ट के अंदर, तो जनरली हाई कोर्ट क्या करता है, फिर जब वो फ्रेश बेंच बनाता है, और बनाएगा कि भी नहीं बनाएगा गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर वो बनाता है तो उसके अंदर फिर वो एक जज नहीं रखते, एक से ज्यादा ही रखते हैं। लॉजिकल सी बात है कि नहीं है, बताओ। वरना तो ऐसे आप जाती रहोगे शरीफ, आप तो ना खुश हो, फिर तो ऐसे सारे जितने 12-12 13-13 बार आप अपील करते रहोगे, और अपीलिंग में दिक्कत कुछ नहीं है, कोर्ट भी आपको न्याय देना चाहता है, आप जुडिशरी का टाइम वेस्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा, और आप क्या कर रहे हो, मतलब प्रोसेस ही ऐसा है। समझ गए यार? एक क्लासरूम में अगर ओपिनियन लिया जाए कि ये पर्सन कैसा है, ये बंदी कैसी है, वो कैसी है, जरूरी तो नहीं ना पूरी की पूरी लहर अगेंस्ट में ही जाए, कुछ लोग तो सपोर्ट करने वाले भी होंगे उसे। अब एक एक करके अगर सबसे पूछो तो विचारधारा ऐसी बन सकती है कि पहले वाले ने इसके बारे में नेगेटिव कहा था तो ये नेगेटिव ही होगा, ये नेगेटिव ही होगी। ये मुद्दा समझ में आया? आगे, अपील्स फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्राइब्यूनल्स इट लाइज टू द डिवीजन बेंच ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। मतलब अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है या दूसरे कोई ट्राइब्यूनल है, इनके डिसीजन के अगेंस्ट अगर आपको जाना है, आप ना खुश हो इनके आए हुए डिसीजन से, तो आप अगेंस्ट में ही जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, यू कैन गो टू द डिवीजन बेंच ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। 1997 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं दे आर सब्जेक्ट टू द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट रिट्स को इशू करके ट्राइब्यूनल्स को उनकी पावर्स एंड ड्यूटीज फुलफिल करने के लिए हुक्म दे सकता है। कॉन्सिक्वेंटली आगे देखो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन एग्रीड पर्सन टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द ट्राइब्यूनल विदाउट फर्स्ट गोइंग टू द हाई कोर्ट। यानी कि एक बात हमें क्या क्लियर हो गई 1997 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, अगर आपके मौलिक अधिकार जो हैं वो भंग हो गए हैं, जब वो वॉयलेट हो गए हैं, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाओ अंडर आर्टिकल 32, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जाओ
अंडर आर्टिकल 226। अब अंडर आर्टिकल नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन बेसिकली आप जा डायरेक्टली यहाँ पर इसलिए रहे हो ताकि आप उनको ये बोल सको कि सर जी मेरे फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करवा दो, इस पर्सन की वजह से या इस ग्रुप ऑफ पर्सन की वजह से मेरे मौलिक अधिकार जो है वो भंग हुए हैं, आप कृपया कोई ना कोई रिट्स इशू करके मेरे मौलिक अधिकारों को रिस्टोर करवाओ। लेकिन अगर आपका केस मान लो किसी ट्राइब्यूनल के अंदर चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको सबसे पहले हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली हमारे पास नहीं आ सकते। इवन इफ यू आर एग्रीड पर्सन, अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है या फिर आपके कुछ अधिकार जो है वो भंग हुए हैं, अगर ट्राइब्यूनल जो है ट्राइब्यूनल के पास अगर आपका केस जा रहा है, तो उसके डिसीजन के अगेंस्ट अगर आप जाना चाहते हो तो आप सबसे पहले हाई कोर्ट जाओ। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोला होगा? किस आइडियोलॉजी के साथ, किस पर्पस के साथ? हाँ, उनका टाइम ज़्यादा ना जाए। और देखो ना यार, हाई कोर्ट अच्छा खासा संभाल लेंगे ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट बचा रहेगा। हाँ, अगर हाई कोर्ट के फैसले से भी ना खुश है पर्सन तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फिर भी उसको कौन डिसाइड करेगा कि जाना है कि नहीं जाना है? हाई कोर्ट। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला, क्यों डिसाइड करेगा? बिकॉज आप हेडिंग देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर, मुद्दा सिविल मैटर का है। इतना तो हाई कोर्ट जानता ही है ना कि यहाँ पर क्या जजमेंट होनी चाहिए और वेदर द केस इज फिट फॉर फाइलिंग एन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजन, राइट? उसके बाद क्रिमिनल मैटर्स की बात करें अगर, तो क्रिमिनल एपीलेट जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट की, वो क्या है? नंबर 1, अपील्स फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द सेशंस कोर्ट। याद है ना, ये क्रिमिनल मैटर को देखता है। एंड एडिशनल सेशंस कोर्ट, ये भी क्रिमिनल मैटर को देखता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट वाले चैप्टर से याद करो उसको, स्ट्रक्चर याद है। एंड यहां पर जो सिविल मैटर्स को देखता है वो कौन? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। और उसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो सेशंस कोर्ट होता है, जो सिविल कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है सिविल केसेस को, और जो सेशंस कोर्ट होता है वो क्रिमिनल केसेस को। तो अपील्स फ्रॉम द जजमेंट ऑफ सच एंड सच कोर्ट इट लाइज टू द हाई कोर्ट। कब? इफ द सेंटेंस इज वन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, अगर सवाल ऐसा है कि आपको उस केस के अंदर अंतर्गत जेल हो सकती है 7 साल से ज्यादा की, ठीक है? तो यहां पर क्रिमिनल मैटर्स के अंदर यू कैन फाइल एन अपील इन द हाई कोर्ट, क्योंकि 7 साल से ज्यादा की जेल है ना, पर्सन की लाइफ बर्बाद भी हो सकती है अगर उसको, मतलब अगर वो हाई कोर्ट तक अपनी बात ना पहुंचा सके, जो अगर उसको लगता है वो बेगुनाह है ना। अब इट शुड ऑल्सो बी नोटेड हियर डैट ये जो डेथ सेंटेंस होता है, जिसको हम लोग आम भाषा के अंदर कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं, इफ इट इज अवॉर्डेड बाय अ सेशंस कोर्ट और एडिशनल सेशंस कोर्ट, इसको पहले हाई कोर्ट कंफर्म करेगा एग्जीक्यूट करने से पहले, कि ये नहीं समझ जाओ इसको, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट ही होते हैं ना, सेशंस कोर्ट और एडिशनल सेशंस कोर्ट, बताओ है ना। उन्होंने किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दे दिया, फांसी की सजा सुना दी। अब इनके सुनाने से कुछ नहीं होता कि वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, हाई कोर्ट उसे कंफर्म करेगा और ये भी देखेगा कि क्या पर्सन ने कोई अपील हमारे पास तो फाइल नहीं कर रखी है। अच्छा, एक बात देखना, हाई कोर्ट ना यहां पर बेसिकली सबऑर्डिनेट कोर्ट के इस फैसले को एग्जामिन कर रहा है। हाई कोर्ट ने अगर ये देखा कि जो पर्सन है, पता नहीं उसने फांसी की इस डिसीजन को, फैसले को क्यों स्वीकार कर लिया, उसने तो हमारे पास, हमने क्रॉस चेक करा हमारे पास, यानी कि हाई कोर्ट में तो कोई अपील ही फाइल नहीं कर रखी है, क्या आप जरा देखो वो करके, तो फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो फैसला है वो लागू हो जाएगा और पर्सन को फांसी की सजा दे दी जाएगी। लेकिन हाई कोर्ट एक बार के लिए जरूर इसको एग्जामिन करेगा, क्रॉस चेक करेगा कि क्या पर्सन ने हमारे पास कोई अपील तो फाइल नहीं कर रखी है सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट, यानी कि सेशंस कोर्ट और एडिशनल सेशंस कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। कुछ कुछ केसेस के अंदर विच आर स्पेसिफाइड इन वेरियस प्रोविजंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो अपील होती है फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द असिस्टेंट सेशंस कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या दूसरे मजिस्ट्रेट जुडिशियल नेचर के, ये भी हाई कोर्ट में लाया करती है।
यानी कि कुल मिलाकर आपको ये जानना है, ये जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973, इसमें कुछ प्रोविजन ऐसी है कि अगर उस प्रोविजन के अंतर्गत अगर एक जजमेंट पास कर रखी है, और ऑब्वियसली बात है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है तो क्रिमिनल मैटर्स होंगे यहाँ पर, अगर एक जजमेंट पास कर रखी है असिस्टेंट सेशन जज ने, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने, या फिर कुछ दूसरे जुडिशियल नेचर के मजिस्ट्रेट ने, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो सीआरपीसी के प्रोविजंस के अंतर्गत। अगर उन्होंने आपके खिलाफ जजमेंट दे रखी है तो आप जा सकते हो हाई कोर्ट। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।